नमस्कार, बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज बाखबर में चर्चा करेंगे ट्रंप के टैरिफ की। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25% तक टैरिफ लगाने की बात की है भारत के प्रोडक्ट्स पर। अब ये बहुत दिनों से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बात हो रही थी। अभी ट्रेड डील तो एक तरफ है, लेकिन ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने इसकी जानकारी दी। अब ये पूरा माजरा क्या है? दरअसल ट्रंप ये ज़रूर कह रहे हैं कि भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है अमेरिका पर, तो हमने भी उसको बढ़ाकर 25% कर दिया है। लेकिन इसके पीछे यदि देखा जाए तो बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि व्यापारिक जो समझौते होते हैं या जो व्यापारिक जिस तरीके का अपन ये कह सकते हैं कि किसकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है व्यापार को मामले को लेकर, तो ये इकोनॉमी का एक मसला सामने आता है। और इसके पीछे बात ये भी आती है कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, अभी भारत चौथे नंबर पर दुनिया की सबसे नंबर 4 पे हम आ चुके हैं। नंबर 3 पर हमारा टारगेट है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमने लक्ष्य रखा है। तो ट्रंप के टैरिफ के पीछे बहुत सारी वजह हैं जिनको कि लेकर पूरे मार्केट में विशेषज्ञों के बीच आर्थिक विश्लेषण हो रहे हैं, विशेषज्ञ अपनी राय रख रहे हैं। बात ये हो रही है कि अब ट्रंप के टैरिफ से भारत पर क्या असर पड़ेगा, और भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि असर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम जो हमारा जो मूल जो सेंटर जो हमारा है वो किसानों पर और जो एमएसएमई छोटे उद्योग धंधों पर हम केंद्रित करेंगे। तो इन तमाम जो बातें हैं, असर भारत पर क्या होगा, भारत की क्या तैयारियां हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर चिंता की स्थिति है, या कोई बहुत बड़ा इकोनॉमी में कोई भारत को घाटा होने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं। तो पूरी चर्चा के दौरान इन सब बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो ऐलान किया है ट्रंप ने 25% टैरिफ का, इस पर एक तो इसके पीछे की वजह और भारत पर क्या असर पड़ेगा? बड़ी वजह पीछे का कल प्रधानमंत्री जी का भाषण है जी। आपने अगर प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि उनकी किसी विदेशी राजनयिक से बात नहीं हुई, और उन्होंने जो नाम लिया था उसमें ट्रंप का नाम बिल्कुल नहीं लिया। उन्होंने अमेरिका के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम लिया और कहा कि उन्होंने उनका जब आया था मिस कॉल तब मैंने उठा नहीं पाया, मैंने 1 घंटे बाद फिर पलट करके लगाया। तो प्रधानमंत्री के इस भाषण में दो ध्वनि साफ निकलती हैं। जी। एक बात तो ये ध्वनि साफ निकलती है कि वो अगर सेना के बीच में थे तो उन्होंने कोई बहुत तवज्जो 1 घंटे तक प्रधानमंत्री के अमेरिका के फोन की उन्होंने कोई बहुत तवज्जो नहीं दी। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ बात कहा, इससे जो कई दिनों से जो ट्रंप ये प्रचारित कर रहे थे कि मैंने रुकवाया मैंने बात कराई, इससे कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठी होगी, और उंगली उठ करके ये प्रतिक्रिया में उन्होंने ये लगाया हुआ है। तो अब ये दूसरी बात जो आती है कि इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत यदि इस पर एकजुट होता है तो मैं समझता हूं इसका भारत पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका एक कारण है कि जिस तरीके से हमारा रूस के साथ समझौता हुआ है और कई ईरान के साथ हुआ है और कई और लोगों के साथ हुआ है, तो जो हमारा निर्यात इन देशों की तरफ जाता है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और इससे दूसरा एक लाभ ये भी होगा, मुझे जो लग रहा है कि यदि भारत एकजुट रहा और जनता समाज यहाँ का जागरूक रहा तो इससे आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन ये दो देश ऐसे हैं जो हमेशा ये प्रयत्न करते हैं कि दुनिया का कोई देश आत्मनिर्भर ना हो, क्योंकि इन दोनों की प्रगति का राज जो है वो इनका निर्यात है। जी। तो कहीं ना कहीं तो जब भारत की चीजें अमेरिका में जाएंगी तो उससे अमेरिका का जो निर्यात है उसका तो प्रभाव उनको पड़ेगा ही। तो पिछले कुछ दिनों से कई देशों की आत्मनिर्भरता से जो अमेरिका चिंतित था, उसी कारण उसने ये ट्रैप अलग अलग देशों का अलग अलग तरीके से ट्रैफिक बढ़ा रहा है।
तो इसमें भारत को जागरूक होने की और राजनीति से अलग हट करके सबको एकजुट होकर के पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलना है। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, क्योंकि पूरा का पूरा जो भारत का जो सोच है और जो आप बात कर रहे हैं कि सब मिलके यदि काम करें, एकजुटता की जो आपने बात की है, और एकजुटता की जहाँ तक बात है सर, ये हम सब जानते हैं कि जब कोरोना जैसा काल आया और जब सारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की, उसमें भी भारत सर्वाइव कर गया। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे उदाहरण दिए जाते हैं कि वो जो महिलाएं जो छोटी छोटी सेविंग्स करती हैं वो बड़ा कमाल करती हैं ऐसे मौके पर। जब ऐसे क्राइसिस आता है तो वो जो गुल्लक है हमारे यहाँ, जो जो परंपरा रही है हमारी भारतीय संस्कृति की, जो बचत की एक जो परंपरा रही है, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐसे दौर में जब हमारे पास कोई, हमारे सामने कोई आर्थिक संकट आया। तो आपने जो बात की उसके पीछे भाव यही है, और मुझे लगता है कि यदि सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर ये 25% से कोई असर नहीं पड़ता। और अभी भी जो टैक्स, ऐसा नहीं है कि अमेरिका जो है कि पूरा का पूरा फ्री ट्रेड हमसे कर रहा है, अभी भी 10% टैक्स तो वो लगाते ही लगाता है टेरिफ। और उसने 25% में इजाफा करने की बात की, लेकिन भारत इससे भी ज़्यादा उस पर वसूलता है। खैर, इसके असर आने वाले उसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपने बहुत बढ़िया हल दिया उसका। और आपने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री के भाषण के बाद बौखलाया हुआ है ट्रंप। एक रिएक्शन में प्रकाश जी आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पूरी दुनिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं, ठीक है ना, ये तो अभी एक सर्कमस्टांसेस ऐसी बन गई। अब दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया खड़ी है, ट्रंप को कोई पूछ नहीं रहा। वो सब जगह ये गारंटी लेते फिर रहे हैं कि साहब मैं आपका युद्ध रुकवा रहा हूँ, मैं यूक्रेन में दखल कर रहा हूँ, मैं इजराइल में ऐसा कर दूंगा। वो कोई सुनने वाला नहीं, उसको कोई, उसको मतलब यह पहली बार मैंने ये देखा, ये सर भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इस बात को मान रहे हैं कि इतने बड़े महाशक्ति पूरी दुनिया में जो आप अपनी चौधराहट बताते हैं और आपकी कोई सुन नहीं रहा ऐसे मौके पर, तो ये क्या उसका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है कि चूंकि एक भारत बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और अभी तक भारत उन युद्ध की में धकेलने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन भारत उससे बचा हुआ है। तो क्या इसके पीछे एक ये भी वजह है? ये वजह है। मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी की बहुत सी बातों से सहमत हूँ। और जो मूल वजह है जो आपने बताया कि ट्रंप अपनी सनक में अपनी गुंडागर्दी पूरे विश्व में कायम करना चाह रहा है, उसके पीछे उसका ये है कि हम अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारें। पर उसके कारण वो क्या कर रहा है, विश्व का दुश्मन खुद बनता जा रहा है। वो लोगों को अलग अलग तोड़ के उनसे अपनी कंडीशन पे शर्तें मनवाना चाह रहा, अपनी शर्तें मनवाना चाह रहा है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहा है। पर वो जो तोड़ रहा है उस चक्कर में सारे जो देश थे अलग अलग हैं, पर जो सशक्त देश थे उसके दबाव में नहीं आए, जैसे चीन और ईरान से तो खैर खुली चली रही है उनकी। वो चाह रहा कि ईरान और रशिया से हम अपना बिजनेस जो कर रहे हैं, जो वहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको बंद कर दें, उससे करें। दूसरी चीज जो आदरणीय भाई साहब ने कहा कि मोदी जी का जो भाषण था, ये उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया आई है। मोदी जी ने उसको ज्यादा भाव दिया नहीं, उसका नाम लिया नहीं, उससे ही बौखलाया। वो चाह रहा था, वो जो नोबेल प्राइज की दौड़ में लगा हुआ है, वो चाह रहा किसी तरह मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए। तो वो सपने उसके मोदी जी ने ध्वस्त कर दिए। जो संसद में मोदी जी का भाषण रहा उसमें उसको तवज्जो नहीं दी गई। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद हमें कुछ भाव मिल जाए, पर वो चीज नहीं मिली। तो उससे बुखलाकर उसकी इमीडिएट रिएक्शन में उसने ये टैरिफ डिक्लेयर किया है। अब बात है कि इकोनॉमी, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो इसका प्रभाव जैसे पूरे विश्व पे पड़ेगा वैसे अमेरिका पे भी पड़ेगा। यदि वो टैरिफ लगा रहा तो उसका वहां के लोगों को महंगी चीजें खरीदना पड़ेगी और हमारे देश पे भी असर पड़ेगा। लेकिन जो भाई साहब ने कहा, पूरा भारत हमेशा एक रहा। जो आपने घरेलू जमा पूंजी की बात की महिलाओं की, वो 2016 में नोटबंदी से निकल गई थी और जनता अपना सरवाइव करती है। उसने अपना जो उसकी बचत थी उससे उस कोरोना काल को सरवाइव कर लिया जैसे तैसे। आपको ध्यान हो, पिछले बजट में भी जो पॉलिसी मोदी जी की उसको बदलना पड़ेगी। वो प्रो कॉर्पोरेट थी, वो कॉर्पोरेट को उन्होंने काफी रिबेट दी। उन्होंने ये सोच के दी थी कि ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और पिछले बजट में सरकार ने खुद ने माना कि ये कॉर्पोरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में सफल नहीं रहा है। तो इकोनॉमी जो है हमारे यहाँ क्या है कि डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है, माल तो बहुत बड़ा पड़ा,
तो ये इकोनॉमी थोड़ी उल्टी तरह की मैंने देखी थी। सारे इकोनॉमी के सिद्धांत ध्वस्त हुए थे कि कारपोरेट तो अपना माल बेचने को बैठा था, उसका माल बिकता तो वैसे ही अर्निंग करता, लेकिन उसको रिबेट दी। आम जनता को जरूरत थी मदद की, और मदद से ज्यादा मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, रेगुलर आय की जरूरत है। क्योंकि हमने देखा जो पिछली सरकारों के दौर में शुरू हुआ कि फाइनेंस पे लोग घर खरीद रहे थे, गाड़ी, दुनिया भर के सामान रेगुलर। आज लोगों की निश्चित आय नहीं है, आज इस महीने किस जमा कर दिया, अगले महीने कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए रेगुलर जॉब की बहुत जरूरत है। और चाइना से यदि हम कंपेयर, आबादी दोनों की ज्यादा है, तो चाइना ने अपनी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी से ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग, यदि सरकार को कोशिश करना पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, रेगुलर जॉब बढ़े, और हम अपनी इकोनॉमी को सेल्फ डिपेंड बनाएं। ठीक है, मतलब हमें बाहर के देशों पे ज्यादा निर्भर ना होना पड़े, तो हम इससे सामना कर पाएंगे। नहीं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात जरूर है प्रकाश जी, हम चाइना से बार बार तुलना करते हैं कि चाइना की इकोनॉमी, चाइना का डेवलपमेंट, लेकिन चाइना में हमारा जैसी बेवकूफ़ियाँ नहीं होती कि जॉब के नाम पर उन्होंने आरक्षण दे दें, तो उन्होंने कहा कि साहब फलानी चीज़ मुफ्त में दे दें। तो जब ये सारी चीज़ें रहती हैं तब जाके, और इतनी मुफ्त की वस्तुएं देने के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। देखिए मुफ्त, दूसरा जीडीपी आज भी और सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी, इन सारी परिस्थितियों के बीच मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें इनको, जो विकसित कंट्रीज है, खासतौर पर अमेरिका जैसा जो देश है, इनको ये रास नहीं आती। मुझे ऐसा मेरा मानना है। सर एक बात यह है कि अभी कल परसों की एक रिपोर्ट थी कि जो स्मार्टफोन है, जिस पर को चीन को बड़ा गर्व था कि हम सबसे ज़्यादा बेचने वाले हैं, उन स्मार्टफोन को निर्यात करने वाले देशों में भारत नंबर 1 हो गया अमेरिका में। तो शायद ये भी इनको तकलीफ लग रही है कि जो जिन क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, उन सेक्टर में भारत तरक्की कर रहा है। सोलर ऊर्जा के मामले में भारत तरक्की कर रहा है, और ख़ास तौर पे अभी ये जो रूस के साथ जो भारत जो तेल ले रहा है, वो एक समय ये था कि 0.2 के आसपास था, और आज 30 से 40% हम रूस से ले रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा उसका अमेरिका की तकलीफ का कारण है। क्या मान रहे हैं सर, आपको भी ऐसा लगता है, या और भी बहुत सारे कारण है? ये तो मैंने 1-2 गिना है। रूप से ये जो 4-5 चीजें हैं जो आपने गिनाए हैं, 4-5 चीजों में भारत ने तरक्की की, और उसके कारण अमेरिका में जो भारत का पैसा जाता था उसमें थोड़ी कमी आई है। जैसे मान लीजिए, एक तो ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारा हुआ है, दूसरा हमारा स्पेस का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम दुनिया के 14 देशों के उपग्रह, हमारा जो इसरो है वो प्रक्षेपित करता है 14 देशों के। अगर पिछले 3 से 5 साल में देखेंगे तो हमने 300 दुनिया के दूसरे देशों के उपग्रह प्रक्षेपित की, जिसमें ब्रिटेन भी एक है। तो हमारी जो लागत है वो अपेक्षाकृत सस्ती है, तो इससे नासा का धंधा इसमें थोड़ा कम हुआ है। दूसरा, अब हम डिफेंस में जो आयात करते थे हथियारों का, अब हम भारत निर्यातक देश है, तो डिफेंस का निर्यात भी हमारे वजह से अमेरिका का प्रभावित हुआ है। तीसरा, जो एक हमारे यहाँ छोटी सी बात के लिए भी बड़े बड़े लोग इलाज कराने अमेरिका जाते थे, कहीं ना कहीं अब हमने मेडिकली भी हमने बहुत प्रोग्रेस की है, और आपने ये मोबाइल का आपने बताया ही है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमने कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता लेकर के आए हैं, तो उसके कारण ये बौखलाहट है। और इस बौखलाहट से निपटने के लिए भारत को कि अगर जागरूकता के साथ 2 काम अगर भारत करे, एक तो जो मोदी जी ने सबसे पहले कहा था कि लोकल फॉर वोकल, तो कहीं ना कहीं हमको अपने कुटीर उद्योग, मान लीजिए किसी को सरसों का तेल ही है, तो सरसों के तेल की जो लोकल छोटे छोटे यूनिट हो, कि गांव की जरूरत गांव में पूरे हो और जिले की जरूरत जिले में पूरी हो, और उसके बाद फिर ये तेल का निर्यात जिले से बाहर हो। मान लीजिए कहीं तुअर दाल होती है, कहीं मूंग की दाल होती है, कहीं मान लीजिए मूंगफली का तेल है। तो ये जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो स्थानीय स्तर पर लोकल पर वोकल, एक तो ये हो जाए। दूसरा, इंडस्ट्री में एक हमारा बदलना चाहिए। इस मामले में मैं कहूंगा कि चीन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या काम किया, किसी भी मान लीजिए मोबाइल ही है या टेप रिकॉर्डर ही है या हवाई जहाज ही है, उन्होंने एक बड़ी फैक्ट्रियां नहीं डाली, उन्होंने इसको असेंबलिंग का काम शुरू किया। मान लीजिए मोबाइल ही है तो कोई फ्रेम बना रहा है, कोई उसका कवर बना रहा है, कोई उसकी बैटरी बना रहा है, कोई उसका कुछ बना रहा है, तो 10 लोगों के बीच में आकर के फिर एक जना उसको असेंबल करता है। तो इससे लोगों को रोजगार ज्यादा लोगों को मिलता है, और दूसरा इसमें लागत कम आती है। मान लीजिए कोई मुझसे ही कह दे कि आप इकोनॉमी ये मोबाइल की आप जो है कवर बनाया करिए,
तो मैं अपने घर में ही जगह निकाल लूंगा और उसमें बनने लगेगा, और एक लेबर रख लूंगा या घर के लोग ही मिलकर के बना लेंगे। जैसे आपको अगर याद ध्यान हो योगेश जी, पुराने समय में जैसे कोई तेल निकालता था, कोई दाल बनाता था, कोई कुछ करता था, लोग घरों में करके आसपास की जरूरतें पूरी कर लेते थे। तो निश्चित तौर उससे पर जी। लागत कम आएगी तो ट्रैफिक अगर बढ़ा भी दिया है अमेरिका ने, तो वो उसमें कवर हो जाएगा और हमारी चीज महंगी नहीं होगी। मैं समझता ये हूँ बिल्कुल थोड़ा सही सा बात, हमको औद्योगिक क्षेत्र में भी जी ये बिल्कुल सही है। और आपने ये बड़ा बहुमूल्य बात की है कि जब आप काम को बांट देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में सबको कर देंगे तो एक तो लागत कम आएगी और जल्दी काम हो जाएगा, और जो एक लेबर को जो एकदम से जो असर पड़ता है वो भी कम पड़ेगा। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सरकार निश्चित तौर पर इस बारे में सोच रही है। इसलिए सरकार की तरफ से एक बयान आया कि हम छोटे जो एमएसएमई है, वो शायद उनका इशारा इसी तरह पे जिसका कि जिक्र आपने किया है कि हम उन पर सेंटर्ड करेंगे, किसानों पर हम सेंटर्ड करेंगे, क्योंकि आज भी देखिए खाद्यान्न के मामले में अब दुनिया में नंबर 1 है भारत। तो मुझे लगता है ये भारत की बहुत बड़ी ताकत है। प्रकाश जी, एक बात मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, अभी क्या हुआ, भारत मोदी जी ब्रिटेन से लौटे और भारत और ब्रिटेन के बीच बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड डील हुई है, और वो ऐसी ट्रेड डील है कि उसमें ऐसा कोई टैरिफ वैरिफ का जिक्र नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब चौगनी जो हमारा जो निर्यात और आयात के मामले में वो उसके ऊपर जाके ही हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिका को, जो भारत लगातार दूसरे देशों के संपर्क में, न केवल संपर्क में बल्कि दूसरे देश अमेरिका की तुलना में भारत को तवज्जो दे रहे हैं। देंगे ना, क्योंकि एक यूरोपियन यूनियन है, उससे खुद की ट्रम्प से पटरी नहीं बैठ रही है। हाँ। क्योंकि वो खुद यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन है, उसके खिलाफ जा रहा है, उन तक पे वो दादागिरी दिखाना चाह रहा है। तो जो ट्रम्प के दुश्मन होंगे उनका सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नहीं, ट्रंप के दुश्मनों का सपोर्ट मिलना वो तो ठीक है, लेकिन भारत की जो पॉलिसीज है, हाँ, भारत की जो बढ़ती तेज इकोनॉमी, उस पर भी लोगों को भरोसा है। उस पर भरोसा है, पर वो बाहर के लोगों को आकर्षित करती है, हमारी बढ़ती इकोनॉमी है जी। लेकिन हम यदि इंटरनल अपनी पोजीशन देखें तो आय में असमानता भयानक तेजी से बढ़ी हुई है। मतलब ये कहाँ लोग 12-15 हज़ार रुपये मासिक पे जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं, और कहाँ क्रोनिक कैपिटलिज्म जो है वो एकदम टेंशन की। यदि उसका आय का वितरण और यदि संपत्ति का वितरण देखेंगे तो वह हमें स्पष्ट कर देगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उसी बात को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि पब्लिक में रेगुलर जॉब बहुत जरूरी है। अभी भाई साहब ने जो चीन की पॉलिसी का, चीन क्यों तरक्की का, हमारे यहाँ विरासत में बहुत सी समस्याएं मिली हैं और उनसे मोदी जी जैसा ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति निपट सकता है, और वो काफी इसमें निपट रहे हैं। लेकिन साथ में इकोनॉमिक पॉलिसीज को हमें सुधारने की जरूरत है। जैसे स्मार्ट सिटीज का जो कॉन्सेप्ट था, वो वहां का फ्लॉप वाला कॉन्सेप्ट हम उठा लाए। जबकि जो भाई साहब ने कहा कि छोटे उद्यम जो होते थे, बड़े उद्यमों को चैनलाइज किया था, जो छोटे प्रोडक्ट है बड़ी कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर जो इंडस्ट्री की जो सिटीज बनाई जाती हैं, तो वहां ये देखा जाता है कि चीप लेबर मिले, कास्टिंग चीप हो। हम सस्ती, वो चीन कास्टिंग से जीत रहा पूरी दुनिया में, उसके प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मेरे एमपी नगर में ही ऑफिस है, तो मेरे यहाँ जो वर्कर थे, सामने झुग्गियां होती थी, वहां से मिलते थे तो वो रोड पार करके आ जाते थे, तो उनका कन्वेंस का खर्चा नहीं होता था। चाइना उसको कैसे डील कर रहा था कि वहीं पर वहां के जो एम्प्लॉइज हैं उनके क्वार्टर्स होते थे, उनके स्कूल वहां पर होते हैं कि उनका एजुकेशन उन्हें दूर ना जाना पड़े। जब उसकी कॉस्ट कटौती हो गई लेबर की, तो उसके प्रोडक्ट में भी वो कम सैलरी पे भी हायर कर सकता है लेबर को। हमारे यहाँ क्या, वो 15 किलोमीटर दूर से आएगा तो उसका कन्वेंस का दूसरे खर्चे हैं, वो हमारी कॉस्ट वैसे ही बढ़ जाती है। तो जो प्लानिंग है सिटीज बसाने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फिर भी प्रकाश जी मुझे ऐसा लगता है कि भारत में लेबर अभी भी सस्ता है अन्य देशों की तुलना पर में। वो कॉस्टिंग कैसे बढ़ जा रही है? यहाँ के रेंट बढ़ जा रहे हैं, यहाँ की जमीनों की जो कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है, प्रोडक्ट जो महंगे पड़ रहे हैं, तो वो कॉस्टिंग बढ़ रही है। तो मेरा मतलब ये हम एक सुझाव दे सकते हैं, सरकार ये चाहे तो इसको इस तरह से प्लान करें, इंडस्ट्रियल एरियाज जो ऐसे प्लान करें कि लेबर कॉस्ट, अपने लेबर को कम खर्च में यदि जा रहा होगा तो कम। एक सवाल मैं सर से और ले लेता हूं। सर, अभी हुआ क्या, जैसे अमेरिका ने इसकी घोषणा की 25% टैरिफ की, और वो तो पेनल्टी की भी बात कर रहे हैं, उसने इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। अब इसको लेकर आप अभी बात कर रहे थे कि सब मिलके चलें, लेकिन यहाँ तो जैसे ही अमेरिका ने डेड इकोनॉमी कहा, राहुल गांधी शुरू हो गए कि भारत की तो इकोनॉमी बिल्कुल डेड लेवल पे है और बिल्कुल मर गई है और जो डूब जाएंगे, और अमेरिका की दोस्ती के चक्कर में भारत को डूब हो रहे हैं। तो यहाँ तो ये हाल है सर, कैसे एकजुटता की बात हो रही हो, कैसे होगा ये? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही, अनम्यूट कीजिए उसको।
नहीं मेरी हाँ जी, अब आ रही। आई आवाज अब? हाँ, अब आ रही जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के भारत में एक राजनीति बहुत अलग तरीके की हो गई है। भारत की राजनीति में कुछ विपक्ष के लोग ऐसे हैं जो भारत की बातों का कम भरोसा करते हैं। बाहर अगर अमेरिका ने कह दिया तो वो उनका मुद्दा होता है, और तो और पाकिस्तान जो कह देता है वो और मुद्दा होता है। तो ये राजनीति तो ऐसे ही चलेगी, लेकिन राजनीति से अलग हट करके सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है। समाज अगर जागृत हो जाएगा तो उससे दो लाभ होंगे। एक तो हमारे यहाँ बेरोजगारी अपने आप आधी रह जाएगी और भी चौथाई रह जाएगी, और दूसरी हमारी इकोनॉमी को कोई रोक नहीं पाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, कुटीर उद्योग के कारण और ललित कलाओं के कारण और लोकल प्रोडक्ट के कारण ही एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाते थे, और पूरी दुनिया में हमारा जो प्रोडक्ट था और हमारी ब्रांडिंग थी वो पूरी दुनिया में थी। भारत में ये स्किल आज भी है। तो मैं समझता हूं इस मौके का लाभ उठा करके समाज में जागृति आना बहुत जरूरत है। राजनेता कुछ भी कहते रहें, लेकिन समाज जागृत हो तो भारत संपन्नता की ओर बढ़ेगा और निश्चित रूप से नंबर 1 इकोनॉमी हो जाएगी 2047 में। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही, और आपने वो पिन पॉइंट जो आपने बात की कि भारत जिन चीज़ों पर गर्व करता है, दुनिया जिन चीज़ों पर मरती है भारत की, वो भारत का ये जो आध्यात्मिक जो पावर भारत के पास है, ये इकोनॉमिक पावर से भी बड़ी पावर मैं मानता हूँ। क्योंकि आज देखिए दुनिया के समस्त देश आज जो ललित कलाओं की जो आप बात कर रहे हैं उस पर रिसर्च करने भारत आ रहे हैं। भारत का योग, भारत का धर्म, भारत की गीता, इनको लेकर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पावर की आप बात कर रहे हैं। एक चीज़ मैं प्रकाश जी आपसे ये जानना चाह रहा, ये छोटे छोटे बड़े अच्छे सुझाव शर्मा जी ने दिए, क्योंकि एक उनका वास्ट एक्सपीरियंस है, तो निश्चित तौर पर ऐसी बात आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें सरकार के लोग भी सोच रहे होंगे, पॉलिसी मेकर भी सोच रहे होंगे। अब एक तो बात यह है कि दो तरह के ट्रैप हैं, देखिए मैं ये मानता हूँ। एक तो अमेरिका तो ये कर ही रहे हैं कि अपनी दादागिरी पूरी की पूरी दिखाना है। दूसरा, अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस यहाँ के विपक्षी दलों पर भी उसका भरपूर प्रभाव दिखता है, और वो जैसे वहाँ कोई एक्शन होता है तो ये यहाँ शुरू हो जाते हैं। तो मतलब ये भारत की जो मूल जो ताना बाना, सामाजिक ताना बाना, आर्थिक ताना बाना, इसको तोड़ने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। ये भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डैमेज। ये क्या है, एक राजनीतिक वो है, और मैं उसमें उलझना नहीं चाहता। ये तो दोनों दल हैं, सत्तारूढ़ दल विपक्ष पे आरोप लगाता, विपक्ष सत्तारूढ़ दल पे कि विदेशों से या क्रोनी कैपिटलिज्म के चंगुल में है ये लोग। वो एक अलग राजनीतिक विषय है बहस का। हम अभी आर्थिक विषय पे बहस कर रहे हैं, तो मैं उससे बाहर जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये हमारे यहाँ चूंकि डेमोक्रेसी है तो बहस शुरू से हुई, और इतनी शानदार बहस होती थी पुराने। यदि आप संसद की कार्यवाही देख लें, अब तो कुछ वैसा माहौल बचा नहीं है। तो इस ले दे के जनता इस सब के चक्कर में ठगा रही है। तो मुख्य चीज है कि सरकार पे सवाल उठाना पड़ेंगे ना, पॉलिसीज को लेकर, जैसे हम भी उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। तो जैसे भाई साहब ने कहा, जो हमारी जो कलाकृतियां हैं, हमारे लोक कला है, ट्राइबल आर्ट है, इन सबको प्रमोट करना चाहिए। तो पहले ऐसा होता था। आप यदि आज आपको आदिवासी क्षेत्र से कलाकारों के नाम नहीं सुनाई देंगे लेकिन पहले आप देखें तीजन बाई, रितु वर्मा, जनगण श्याम, और आज भी ट्राइबल आर्ट की बहुत डिमांड है। तो उसके लिए क्या है, सरकार को इनको संरक्षित करना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, इवेंट के चक्कर में बड़े बड़े बॉम्बे के आर्टिस्ट आते हैं, 8-8, 10-10 करोड़ के कार्यक्रम यहाँ कर जाते हैं। पहले यहाँ पर इनको प्रमोट किया जाता था, और हम लोकल आर्टिस्ट को क्या देते हैं, एक आध नाम है जिनको 50-1 हजार का भुगतान होता है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि सरकार को जरूरत है कि हमारे लोकल जो आर्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। मुझे ऐसा लगता है उसको सरकारी संरक्षण बहुत जरूरी है, और सरकार उसकी मार्केटिंग को करे। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप पद्म पुरस्कारों में देखेंगे तो इन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है सरकार ने, और ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिला जिनको लोग नहीं जानते, तो उनको खोज खोज के दिए गए। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा रही, और आपका एक तरह से वरिष्ठ हमारे पत्रकार रमेश शर्मा जी का बहुत बड़ा अनुभव हमें मिला। आप प्रकाश सक्सेना जी, आपने भी बहुत बढ़िया तर्क रखे। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। वार्ता को यहीं विराम देते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।